आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। इस मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जल्दी बताओ। सर डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग हुआ था सर। स्टार्टिंग। तो शायद हम लोग लास्ट क्लास में काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया होगा काइनेमेटिक्स। बच्चे याद है क्या? लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन दिया था काइनेमेटिक्स में। बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं। आप लोग सभी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। लमिया, कीप योर वीडियो ऑन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्लास। वेल, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम काइनेमेटिक्स में बेसिकली मोशन पढ़ते हैं, तो बॉडी का। और इस क्रम में हम एक जो मोशन के इन्फ्लुएंसेस है जनरली उसको तत्काल के लिए नजरअंदाज करके रखते हैं और पूरी फोकस करते हैं मोशन को समझने में। और हमने लिस्ट करवाया था कि अगर एक मोशन को अच्छे से समझना है तो मोशन के रिलेटेड जो क्वांटिटीज हमें काम आते हैं उनको पहले हमें अलग से समझना होगा, ताकि मोशन में जब ये सारे क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो तो हम उसको पहचान पाए कि किसके बारे में पूछ रहा है और वो कैसे निकलता है। सबसे फंडामेंटल जो था द बॉस था, जो दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके बारे में हमने डिटेल से बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही डिसाइड करता है कि एक बॉडी कहाँ है। यही डिसाइड करता है कि एक बॉडी चल रहा है कि रुका हुआ है। यही डिसाइड करता है कि अगर बॉडी चल रहा है तो वो किस मोशन से चल रहा है। उसकी स्पीड बढ़ रही है कि स्पीड उसकी स्पीड घट रही है, कि वो कर्व में चल रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ये सारी मोशंस की जानकारी आपको देता है ऑब्जर्वर, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन पर बैठा हो। और रहा बात ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर, तो ये खुद ब खुद या तो रेस्ट में हो सकता है या मोशन में हो सकता है। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी बातें इसके बारे में किया था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम नॉर्मली अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुनना हो तो वैसे तो हम अपने सुविधा अनुसार कहीं भी चुन सकते हैं। लेकिन स्थिति के अनुसार जनरली ज्यादातर केस में 90% केस में हम ऑब्जर्वर को ग्राउंड पर एज ए रेस्ट स्टेशनरी ही चुनते हैं, है ना। या अगर आपको किसी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन अगर वो सब दिया है और ऑब्जर्वर की चर्चा तक नहीं है तो जनरली वैसे केस में ऑब्जर्वर स्टेशनरी रहता है ग्राउंड। वैसे स्थिति के अनुसार हम आराम से डिसाइड कर लेते हैं कि जो सिचुएशंस दिए हुए हैं वो किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दिए। तो प्रॉब्लम के अनुसार हम इसके बारे में चर्चा करते रहे। देन आफ्टर वी हैव स्टार्टेड दी पोजीशन। पोजीशन मैंने डिस्कस किया था, पोजीशन कैसे हम डिसाइड करते हैं। और पोजीशंस को बताने के लिए मेरे पास दो ठो वेपन है। एक है उसका पोजीशन वेक्टर और दूसरा है उसका कोऑर्डिनेट। हम अगर किसी की पोजीशन बताना चाहते हैं तो पहले हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुनेंगे और यहां से उसकी पोजीशन लोकेट करेंगे, आइदर बाय चूजिंग द कोऑर्डिनेट्स और बाय टेकिंग द पोजीशन। अब चूंकि कोऑर्डिनेट भी पोजीशन बताता है और ये पोजीशन वेक्टर भी पोजीशन बताता है, तो जरूर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा, जो रिलेशन हम वेक्टर में आपको सीखते थे, एंड दिस इज द रिलेशन। और यहां से मैंने डिसाइड किया था कि रेस्ट और मोशन क्या है।
अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रही है, वो हमेशा का हमेशा वहीं पर है विथ रेस्पेक्ट टू चूजन ओरिजिन, चूजन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब हम ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कहेंगे कि वो रेस्ट में है। और अगर उसका पोजीशन समय के साथ बदल रहा है तो हम कहेंगे वो मोशन। और रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वही बॉडी किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकती। So therefore, rest and motion both are relative terms and described by the chosen object. उसके बाद मैंने डिस्टेंस डिस्कस किया था। डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस इज नथिंग बट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। एक चलता हुआ बॉडी जैसा भी रास्ता लेकर चलेगा, उस रास्ते की जो लंबाई होगी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, उसी लंबाई को हम कहेंगे डिस्टेंस। तो आज के बाद से अगर आपको कभी डिस्टेंस निकालना हो तो पहले ये पता लगाइए कि बॉडी जो है या पार्टिकल जो है वो किस तरह का रास्ता लेकर और कहाँ से कहाँ पहुंचा। आप उसको उस रास्ते की लंबाई कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, समय के साथ डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं। और अगर फॉर्मूला से निकालनी है तो नाउ यू हैव द फॉर्मूला। अगर उस चलते हुए बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम से आप डिस्टेंस बता सकते हो। और अगर वो वेरिएबल है तो आप इंटीग्रेट करके उसकी डिस्टेंस। बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट मी स्टार्ट दी डिस्प्लेसमेंट। समझते चलिएगा, सभी कॉन्सेप्चुअल है और आसान भी है, और आप 9th क्लास से ही ये सबको पढ़ते हुए लेकिन अभी यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में निकालने को कहेगा तो समझना डिटेल से जरूरी है। लेट मी डिस्कस द डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड, या ऐसे लिखो, इट इज द shortest distance from initial to final position. It is the shortest distance from initial to final position. इसमें हमें रास्ते की लंबाई नहीं नापनी, इसमें आपको यह पता लगानी है कि शुरुआत की पोजीशन पार्टिकल की कहाँ थी और थोड़ा देर बाद उसका पोजीशन बदल के कहाँ हो गया। बस आपको उसकी रास्ते की लंबाई निकालनी है। सपोज करो कि एक पार्टिकल यहाँ है ए पोजीशन पर, और वो इस तरह से चलते हुए कहीं दूसरी जगह यहाँ पहुंच गए। ये उसकी रास्ते की लंबाई, ये रास्ता है, दिस इज द पाथ। इस पाथ की लंबाई निकाल लेंगे तो हमें डिस्टेंस निकल जाएगा। और चला वो पोजीशन ए से, फाइनली वो पोजीशन पहुंचा बी पे, तो ए से बी तक के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। It is the shortest distance from initial to final position. अब अगर हम इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दिखाएं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दिखाएं, सपोज करो एक पार्टिकल यहां पर था शुरू में ए पोजीशन पर, या इसी को हम अगर बना लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ए पोजीशन पर था। उस पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम एक सिस्टम ले लिया, एक्स वाई एक्सिस सिस्टम। एक्स एक्सिस, this is y axis and this is z axis. So what is the initial position?
दिस इज द Yes. इनिशियल, इज द इनिशियल पोजीशन, और ये है इसका फाइनल पोजीशन। पोजीशन वेक्टर को दर्शाने के लिए हम एरो लगा दें। is the initial position Ri, and this is the final position. और ये हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस फिगर को ध्यान से देखो। So from figure, तान्या आप बताओ तो इस फिगर में 3 वेक्टर दिख रहे हैं ना? यस सर। वेक्टर आर आई, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन। एक वेक्टर दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, और एक फाइनल पोजीशन वेक्टर दिख रहा है दिस। तो आप देखकर बताओ कि एक ये ट्रायंगल बन रहा है ना? यस सर। इस ट्रायंगल में कौन से 2 वेक्टर हैं जो ऐड हो रहे हैं? अनन्या आप बताओ तो। कौन से 2 वेक्टर है जो ऐड हो रहे हैं? सर आर फाइनल प्लस डी वेक्टर, आर फाइनल वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल्स टू आर आई वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का आप जो हमको ये नहीं, आप दिमाग ज्यादा मत लगाओ, आप सिर्फ हमको ये बताओ, ये वेक्टर एक आर आई है, ये वेक्टर एक डी वेक्टर है, और ये वेक्टर आर एफ है। इन 3 वेक्टर में कौन से 2 वेक्टर हैं जो जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं? एफ और डी। एफ और डी। अन्वेषा आप बताओ। सर इनिशियल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। हमने आपको सिखाया था ना कि वेक्टर का एरो कंटिन्यू होना ही वेक्टर का जुड़ना कहलाता है। ये आर आई का एरो और डी का एरो देख रहे हो ना, ये दोनों कंटिन्यू हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में ऐड हो रहा है। तीर का, एरो का कंटिन्यू होना ही वेक्टर का जुड़ना कहलाता है। और ये दोनों जुड़ के क्या बन रहे थे? ये दोनों जुड़ के बन रहे आर एफ। ठीक है अनन्या? तो नाउ इस डायग्राम से आप कह सकते हो, ये जो डायग्राम यहां दिखाया है उसके अनुसार आप कह सकते हैं कि आर आई और ये डी आपस में जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के बाद ये आर एफ बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। यहां से आप डी कैलकुलेट कर लो तो डी के वैल्यू आ जाएंगे आर एफ माइनस आर आई। This is a final position vector minus initial position vector. You can say it is the change in position. Change in position. Final minus initial को change कहते हैं, याद होगा आप सबों को। So displacement can also be defined as the displacement can also be defined as the change in position vector. Change in position vector. तो आपके पास अगर इनिशियल से फाइनल की किसी तरह आप दूरी मेजर कर सकते हो तो डिस्प्लेसमेंट बता दो, अदरवाइज यू हैव द वेक्टर कॉन्सेप्ट टू फाइंड द डिस्टेंस। चलिए थोड़ा सा चीज नोट कर लेंगे। सबसे पहली बात, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव
नेगेटिव और जीरो। नेगेटिव साइन will show the direction। आपको मैंने बताया था कि एक वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एक वेक्टर की कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर कोई वेक्टर नेगेटिव साइन लिए हुए है तो वो नेगेटिव साइन डायरेक्शन के हिस्से का है। तो वो जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन को शो कर। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है वो समय के साथ बढ़ भी सकता है, समय के साथ घट भी सकता है। और अगर बॉडी चल फिर के वापस बैक अपनी पोजीशन में आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। जैसे कि आप इसको एक छोटा सा यहाँ डायग्राम से देखो। मान लो कि एक बॉडी है, यहाँ से चलना शुरू और अलग अलग समय में थोड़ा देर में ये यहाँ पहुंचा। ये पहला टाइम T1 में, फिर उसके बाद यहाँ पहुंचा दूसरा टाइम T2 में, फिर तीसरा टाइम में यहाँ पहुंचा, फिर चौथा टाइम में यहाँ पहुंचा, फिर पांचवा टाइम में यहाँ पहुंचा। अलग अलग टाइम में उसकी अलग अलग पोजीशन रही। यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है। तो बताओ, तो फर्स्ट टाइम T1 में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रही? ये डिस्प्लेसमेंट रही। T2 समय में उसकी डिस्प्लेसमेंट देखो बढ़ के इतनी हो गई। T3 समय में डिस्प्लेसमेंट देखो बढ़ के इतनी हो गई। तो T1 से T2, T2 से T3 में डिस्प्लेसमेंट देख रहा हो ना, बढ़ते जा रहे हैं। फिर T4 समय में देखो डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू हो गया। T5 में देखो डिस्प्लेसमेंट का मान और घट गया। और अगर बॉडी मान लो चल फिर के वापस वहीं पहुंच जाता तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता। डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट घट भी सकते हैं, लेकिन अगर आप डिस्टेंस की बात कीजिए तो डिस्टेंस तो पाथ लेंथ है, वो तो हमेशा बढ़ता ही जाता है, वो कभी भी घट। ठीक है तान्या? Yes, sir. समय के साथ डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ सकता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ सकता है, घट सकता है। और बैक अगर वो अपना ही पोजीशन में आ जाए तो मान उसका जीरो। तीसरा पॉइंट लिखिए। इफ a particle moving in straight line without turning, बिना टर्निंग लिए, पूरे मोशन में टर्निंग नहीं लिया, वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा हो, कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा हो। जैसे यहाँ से चला और ये लगातार स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, वो कभी भी रिटर्न बैक नहीं हुआ, टर्निंग नहीं लिया। तो इस केस में तो पाथ यही है, पाथ की लंबाई भी यही होगा, L, दैट इज द डिस्टेंस। और इस पीरियड में डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन करेंगे वो यही हो। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस के वैल्यू के एग्जैक्टली बराबर। दिस इज द फर्स्ट।
if particle moving in curved path, कोई भी कर्व पाथ से एक पार्टिकल चल रहा हो और मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ टर्निंग, टर्निंग के साथ अगर वो चल रहा, स्ट्रेट लाइन में ही चला लेकिन मोशन के दौरान वो टर्न ले ली, जैसे कि एक पार्टिकल यहां से चला और वो इस तरह का कर्व लेते हुए वो कहीं ए पोजीशन से बी पोजीशन में पहुंचा, या पार्टिकल चला स्ट्रेट लाइन में और आगे जाकर के वो टर्न ले लिया और लगातार स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, वो ए पोजीशन से बी पोजीशन, ये उसकी पाथ है। दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ। इन दोनों हालत में आप जब इसका डिस्टेंस मेजर करो, पाथ की लंबाई जो है वो डिस्टेंस होगी, दिस इज द डिस्टेंस, द लेंथ, पाथ लेंथ विल बी द डिस्टेंस, और इसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ये इसका डिस्प्लेसमेंट। और इन दोनों केस में तुम चेक करो तो दिखेगा डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से कम है। जो लंबाई, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, डिस्प्लेसमेंट की जो ये मैग्नीट्यूड है वो लेंथ के या डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से लेंथ ज्यादा है। तो अनन्या, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान से मेरा क्वेश्चन को सुनना, समझना और जवाब फिर देना। मैंने एक सिचुएशन दिखाया, स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर चला तो इस हालत में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बराबर है, ये समझ में आया। एक दूसरा स्थिति दिखाया जिसमें कर्व पाथ मोशन लिया या स्ट्रेट लाइन विद टर्निंग लिया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डिस्टेंस से छोटा हो। आप हमें सोच के बताओ, ऐसा कोई स्थिति, ऐसा कोई सिचुएशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए और डिस्टेंस छोटा हो। और आप लोग सभी कोई सोचिएगा, जिसमें जिसको भी जवाब मिले दीजिएगा। So I don't know. यस अन्वेषा। यू टर्न हाँ, एक Sir, मिनट। displacement will always be shorter than distance, क्योंकि ना displacement के definition में ही आ जाता है shortest distance from initial to final. Displacement and distance can be हम सेम बोल सकते हैं लेकिन कभी छोटा नहीं हो सकता सर। हाँ, मिसलेस आप बता रहे थे, कुछ बोलिए। यू टर्न लेगा तो वो डिस्टेंस अधिक हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। किसमें? यू टर्न में? ये मतलब ये तो यू टर्न ही हुआ ही है। तो इस केस में तो डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है। नहीं, हम पूछ रहे हाँ थे, सर, हम पूछ जी रहे सर। हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए और डिस्टेंस छोटा हो जाए, इतना सर नहीं होगा तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट तो कोई छोटा होता है। सिचुएशन नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो, डिस्टेंस छोटा हो। सो फाइनली इन जनरल वी कैन से, इन जनरल डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस के बराबर।
डिस्टेंस इन जनरल। बराबर कब लेंगे आपको पता है, और छोटा कब लेंगे आपको पता। तो दिस इज डिस्टेंस। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दे रहा हूं। A wheel of radius r is rolling without slipping on a horizontal surface. Find the distance and displacement covered by the initial point of contact after half the revolution. After half the revolution. मतलब कि ये आधा चक्कर जब चलेगा तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी और उसकी डिस्प्लेसमेंट। ऐसा करते हैं, डिस्टेंस को भी आप छोड़ दो, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दो। डिस्टेंस निकालने में थोड़ी सी आपको परेशानी। 2 hours sir। मिथिलेश, आप एक बार आंसर चेक करो। वेदांग आंसर ला दिए? यस सर। बोलो सर अंडर रूट पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर से आंसर चेक करो सर। आर रूट अंडर पाई आर स्क्वायर, नहीं सर, पाई का स्क्वायर प्लस 4। यस सर। देखिए मिथिलेश, तो सर यही है। जी सर। जी सर। वेदांग, आप जी भी सर। अपना आंसर चेक करो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसकी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ये आपका व्हील है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। और इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो अभी सटा हुआ है। मान लो कि इस पॉइंट को हमने नाम दिया है P, तो और इसका रेडियस R है, रेडियस। तो जब ये एक पूरा चक्कर काट लेगा तो बताओ कितना दूर चलेगा। जब ये पूरा एक चक्कर काटेगा तो कितना दूर जाएगा? नहीं, एक चक्कर काटने के बाद 2πr जाएगा ना। यस सर। और एक पूरा चक्कर काटने के बाद वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो वापस फिर जमीन में सट जाएगा। यस सर। तो जब ये आधा चक्कर काटेगा
तो एग्जैक्टली ये मिडिल में होगा, टॉप पर। और वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टॉप पर। ठीक है, यस सर। ये हाफ रेवोल्यूशन की बात, ये फुल रेवोल्यूशन, ये स्टार्टिंग। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करेंगे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। यस सर। आप ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो कि जवाब आ जाए। आपको पता है ये वाली दूरी 2r हो जाएगा ना, यस सर। और ये टोटल था 2πr यहां से यहां तक, तो हाफ ये हो जाएगा πr। पाई आर। लेकिन हमको तो ये d चाहिए, यस सर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ d जो है वो होंगे इक्वल टू स्क्वायर रूट रूट विदाउट अंडर रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम पाई लगा आर देते हैं, πr के होल स्क्वायर प्लस 2r प्लस के 2r। होल। यस। तो r स्क्वायर बाहर हो जाएंगे, पाई स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4। 4। ये आंसर है। ठीक है, वेदांत कहाँ गलती किया कैलकुलेशन में? पर वो डायामीटर को मैंने आर ले लिया था इसलिए हो गया। ओके ओके, डायमीटर पर। मिथिलेश आप कहाँ गलती किए हो? उस सवाल ही सब जल्दी दिन पढ़ लिए हैं। जल्दी जल्दी पढ़ लिया आप, हाँ, ये वाली दूरी निकालनी हाँ, है ना, जी ये वाली जी दूरी सर, निकालनी, वो गलत है। जी सर। चला यहाँ से पहुंच जाएगा वो ऊपर। हाँ, अगर एक पूरी रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो ये हो जाता 2 पाई आर। 2 पाई। या अगर पॉइंट ऑफ टॉप पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पूछे तब भी हम इसी तरह से जवाब दें ना, टॉप पॉइंट का अगर डिस्टेंस पूछे तब भी हम इसी तरह जवाब दें। ये टॉप पॉइंट मान लो P है, तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद यहां आ जाएगा, तो इसके डिस्प्लेसमेंट ये हो जाए। जवाब इसका यही आया। अब देखो हम डिस्टेंस लिख करके क्यों काट दिए, इसका जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो पार्टिकल है ये जैसे जैसे ये स्फीयर आगे बढ़ेगा तो ये जो P है वो नीचे आए, ये आगे भी बढ़ता जाएगा, ये पूरा स्फीयर आगे भी बढ़ता जाएगा, और P जो है थोड़ा सा नीचे आए, ये और आगे बढ़ेगा, ये P और थोड़ा नीचे आए। तो अगर आप इस P का एक्चुअल पाथ को ड्रॉ करोगे तो इसका जो एक्चुअल पाथ होगा हाफ रिवोल्यूशन में वो ऐसा होगा, इसका जो एक्चुअल पाथ होगा P का वो कर्व टाइप का होगा, ऐसा। यस सर। समझ आया? और उसके लिए आपको ये वैसे हम स्पीड दे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका वैल्यू आएगा 4r, डिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा, 4। डिस्टेंस इक्वल टू 4। देखिए कौन कौन बच्चे क्लास में है, तो ध्यान से सुनिए आप सभी को ही, हम इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखिए। अच्छा, यहां से चला ये 0 समय में, तो जो ये यहां पहुंचेगा, एक चक्कर काटने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं,
एक चक्कर काटने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। तो एक चक्कर काटने में तो ये यहाँ पहुंच जा रहा है ना, ये तो आधा ही चक्कर काटा है, ये हो जाएगा T/2। T/2। देखो ध्यान से, ये मान लीजिए कि शुरुआत में यहाँ पर है और थोड़ा देर के बाद पॉइंट P जो है वो आगे मूव कर गया, रोटेट किया एंगल थीटा, और ये अगर नाच रहा हो ओमेगा स्पीड से, तो थीटा बराबर क्या होगा? ओमेगा इंटू टी। ये सब दिक्कत होगा आपको समझ में, छोड़ो हटाओ उसको, हम बाद में करेंगे। सर कर दीजिए डेरिवेशन। नहीं, आप तो समझ लोगे, बाकी बच्चे को दिक्कत है। चलो। तो ये था डिस्प्लेसमेंट। तो क्या था, ये मिलेगा डेरिवेशन, मिलेगा रोटेशन जब पढ़ेंगे ना तो वहां डेरिवेशन। वैसे इसका डिस्टेंस हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। इसको जब हम चलाएंगे तो ये ऐसे पहुंचेगा और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 4r। ये कैसे होगा जब हम रोटेशन पढ़ेंगे तो क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है ना, टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन, ये सारे इन्वॉल्व। यस। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ेंगे स्पीड में। मैंने आज डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट के बाद है एवरेज, इंस्टेंटेनियस, एवरेज इंस्टेंटेनियस, एवरेज इंस्टेंटेनियस। तो एक छोटा सा पहले नोट करो, फिर आगे बढ़ो। जिस किसी भी टर्म के साथ द टर्म एसोसिएटेड विथ एवरेज, है ना, जैसे कि स्पीड एवरेज से लगा, एक्सेलरेशन एवरेज से लगा, वेलोसिटी एवरेज से लगा, जिस किसी के साथ भी एवरेज लगा होगा will be defined for a certain period of time, defined for a certain interval of time. वो जो परिभाषित होगा वो अच्छे खासे समय अंतराल के लिए। जैसे स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो आपको बोलेगा कि 1 घंटा है ना, 1 बजे से 3 बजे तक की स्पीड क्या है, एक इंटरवल ऑफ टाइम उसके साथ एसोसिएट है। एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है तो आपसे कहेगा कि 2 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन क्या है, एक अच्छा खासा टाइम इंटरवल उसके साथ एसोसिएटेड है। और जिसके साथ भी इंस्टेंटेनियस टर्म लगा रहेगा, द टर्म एसोसिएटेड विथ इंस्टेंटेनियस वो डिफाइंड होगा, विल बी डिफाइंड फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर एन instant of time, that is very small interval of time, जिसमें डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है that will approach to 0। टाइम इंटरवल है वो बहुत 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 छोटा होगा, यू कैन कंसिडर इट टेंस टू 0, है ना। और ये इंस्टेंटेनियस वर्ड जनरली साइलेंट रहते हैं, जनरली साइलेंट रहते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनो,
आपके फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे जिसको डिफाइन करने के लिए टाइम की जरूरत होगी। जैसे वेलोसिटी को बताने के लिए टाइम चाहिए, एक्सेलरेशन को बताने के लिए टाइम चाहिए, फोर्स को बताने के लिए टाइम चाहिए, एंगुलर मोमेंटम को बताने के लिए टाइम चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी बताने के लिए टाइम चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन को बताने के लिए टाइम चाहिए, करंट को बताने के लिए टाइम चाहिए, फ्लक्स को बताने के लिए टाइम चाहिए। बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिसको डिफाइन करने के लिए हमें टाइम की जरूरत है। और टाइम हम यहाँ दो प्रकार के ही ले सकते हैं। एक तो हम ये ले सकते हैं, इंस्टेंट ऑफ टाइम ले सकते हैं, या नहीं तो एक इंटरवल ऑफ टाइम ले सकते हैं। या तो वो टर्म इंस्टेंटेनियस के रूप में बनेगा, नहीं तो वो टर्म एवरेज के रूप में बनेगा, बीच वाला नहीं बनेगा। अगर हम आपसे पूछें कि क्या स्पीड पॉसिबल है, या वेलोसिटी पॉसिबल है, सिर्फ वेलोसिटी या सिर्फ एक्सेलरेशन पॉसिबल है, एक्चुअली में स्पीड नाम का फिजिक्स में कोई चीज है ही नहीं, है ना। वेलोसिटी नाम का चीज है ही नहीं। या तो ये एवरेज होगा, या नहीं तो ये इंस्टेंटेनियस। या तो ये वेलोसिटी एवरेज होगा, या नहीं तो इंस्टेंटेनियस होगा। क्यों? क्योंकि हम या तो इसको एक अच्छे खासे इंटरवल में डिफाइन कर सकते हैं, या नहीं तो हम इसको इंस्टेंट ऑफ टाइम से डिफाइन कर सकते हैं। इंस्टेंट से डिफाइन करेंगे तो इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, और इंटरवल से करेंगे तो एवरेज कहलाएगा। बीच वाला तो कोई होगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, क्योंकि ज्यादातर जगह पे अगर वेलोसिटी 100 जगह मिलता है तो 90 जगह पे जरूरत पड़ती है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस को हम साइलेंट कर देते हैं और सिर्फ स्पीड नाम बोलते हैं। स्पीड अगर सिर्फ बोला जाए तो माना जाएगा इंस्टेंटेनियस, अगर वेलोसिटी सिर्फ बोला जाए तो माना जाएगा इंस्टेंटेनियस, एक्सेलरेशन सिर्फ बोला जाए तो माना जाएगा इंस्टेंटेनियस। नहीं तो एवरेज अगर बोलना होगा तो लिख करके बोलेगा, बोल करके बोलेगा, नहीं तो इंडिकेट करेगा कि 0 समय से 5 सेकंड के दरमियान में आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन, आप समझ लोगे कि अच्छा ये तो एवरेज पूछ। चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और एक एक क्वांटिटी को डिस्कस। नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सा था भाई? एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वांटिटी था एवरेज स्पीड। भी एवरेज। It is defined as the ratio of total distance traveled to the total time taken. Average speed. Total distance divided by total time. और याद रखिए पूरे फिजिक्स में एक लौता यही फॉर्मूला है। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड का एक लौता यही फॉर्मूला है, 10 गो फॉर्मूला नहीं है। वैसे टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इंटीग्रेशन v इंटू डी टी, टोटल टाइम को आप इंटीग्रेशन dt भी लीजिए।
ये मैथमेटिकल अप्रोच हो गया निकालने। लेकिन अगर हम भाषा में बात करें तो आप किसी तरह से टोटल डिस्टेंस निकाल लो और उस डिस्टेंस को ट्रेवल होने में कितना टाइम लगा वो निकाल लो, डिवाइड करो, आपको एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। बहुत बच्चे से जब पूछते हैं एवरेज स्पीड तो बोलेगा v1 प्लस v2/2, या कुछ बोलेगा 2v1 v2/v1 प्लस v2, ऐसा कुछ कुछ फॉर्मूला बोलते रहता है। वो गलत है। सिर्फ यही एक मात्रा है जिसको लगाकर जो रिजल्ट आए आप कह सकते। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है इंस्टैन्टेनियस स्पीड, या हम इसको सीधे स्पीड ही बोलेंगे v। ये ऑफ कोर्स छोटे समय अंतराल के लिए डिफाइंड होगा। So it is defined as the rate of change of distance with respect to time। छोटे समय के लिए डिफाइन। यहाँ पे हम अगर डिस्टेंस को L बोल दें इस केस में, और नीचे टाइम लिख दो, तो टोटल डिस्टेंस हुआ L, टोटल टाइम लगा T, L/T एवरेज। यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा दैट इज सिंपली डिफाइंड एज v। ये हो गया dL/t। छोटा डिस्टेंस, छोटे टाइम में छोटा डिस्टेंस, छोटा, दिस इज द इंस्टेंटेनियस। आप इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते। नोट कर लो। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। चौथा था क्या? चौथा तो यही था। ये पांचवा है, ये छठा। एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज। एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट traveled to the total time taken। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टोटल टाइम क्या लगा, आप बस उसको डिवाइड कर दो तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकल जाए। टोटल डिस्प्लेसमेंट that is v, sorry, displacement is d divided by time taken। और याद रहे वेक्टर में मैंने जो आपको सिखाया हुआ है कि अगर लेफ्ट साइड कोई वेक्टर है और इक्वल टू के बाद राइट साइड कोई वेक्टर है तो इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन इक्वल होगा।
मतलब एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है। और आप इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन वेलोसिटी जो v है उसमें इंटीग्रेट करोगे टाइम से और डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन रेट, ये एवरेज वेलोसिटी आपको निकाल के नेक्स्ट है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या हम इसको सीधे वेलोसिटी भी कहते हैं। इंस्टैंटेनियस साइलेंट रहता है, so you can define it as, it is defined as the rate of change of position या displacement with respect to time. So velocity can be defined as the rate of change of position. Position को अगर हम r नाम दे दिए by time, तो आपको ये डिफरेंशिएट करके निकालना है। अच्छा, ये जो फंडामेंटल कुछ बातें हैं जो हम नहीं लिख रहे हैं, ये मानकर कि आप लोग अब इतना होशियार हो गए कि आप खुद समझ सकते हैं कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट से डिफाइंड हो रहा है। एवरेज स्पीड जो है वो स्केलर है क्योंकि वो डिस्टेंस से डिफाइंड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी स्केलर है क्योंकि वो डिस्टेंस से, और यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड। चलो ध्यान से एक छोटा सा हम नोट ले रहे हैं, इसको समझिए। If a particle moving in a curve path, मान लो एक पार्टिकल जो है वो कर्व पाथ में चल रहा है, जैसे कोई भी एक कर्व पाथ ले लिया, यहां से इस तरह का कोई भी एक कर्व पाथ है, या हम आसान सा कर्व पाथ ले लेते हैं, ये लो ए से चला बी तक, टाइम 0 से स्टार्ट हुआ और ये टी समय तक यहाँ। यहां से आप आराम से कह सकते हो कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो जो पाथ की लंबाई है वो इसका डिस्टेंस, और कहां से चला कहां पहुंचा अगर आप ज्वाइन कर दो तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट निकल जाए। यहां से आप कह सकते हो कि एवरेज स्पीड कितना है। फॉर्मूला बताओ एवरेज स्पीड का, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस हो गया l और टाइम हो गया t। और हम आपसे पूछे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा d डिवाइडेड बाय टाइम। और इस तरह के मोशन में आपको पहले से पता है कि डिस्टेंस ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा होता है जब कर्व पाथ, और चूंकि डिस्टेंस l ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट d छोटा है, तो इस केस में
एवरेज स्पीड ज्यादा होगा और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू छोटा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है। लेकिन अगर हम एक छोटा सा टाइम कंसीडर करें, आपको मैं बता दूं, वैसे आप लोग जानते होंगे, कोई भी कर्व पाथ अगर आप ले लीजिए, कैसा भी कर्व पाथ आप ले लीजिए, आप अगर इस जगह से एक लंबा दूरी देखोगे, ए से बी देख लो या ए से सी देख लो या ए से डी देख लो, तो एक लंबी दूरी के लिए या लंबे समय अंतराल के लिए ये आपको एग्जैक्टली कर्व दिखे। लेकिन अगर आप इसका एक छोटा सा सेक्शन कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, if you take a small interval of motion और small interval of distance, यहां से यहां तक का देखो तो ये कैसा दिखेगा? स्ट्रेट। कहीं का भी ले लो, यहां से यहां तक का ले लो तो स्ट्रेट दिखे, कहीं से ले लो आपको स्ट्रेट दिखे। तो अगर आप एक छोटा सा इंटरवल ऑफ मोशन लोगे जिसमें एक छोटी सी डिस्टेंस टेबल होगी, तो वैसे केस में एक छोटा सा हम अगर यहाँ का मोशन ले लें, तो इस केस में टाइम इंटरवल हो गया dt और यहां से यहां तक मोशन हो गया स्ट्रेट लाइन, और यहां से यहां तक में डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। फॉर दिस इंस्टेंट, स्मॉल इंस्टेंट में पाथ होंगे स्ट्रेट लाइन। हालांकि ये पाथ एग्जैक्टली कर्व है, लेकिन छोटे इंस्टेंट के लिए जो स्मॉल इंस्टेंट में पाथ होंगे स्ट्रेट लाइन, और वैसे केस में डिस्टेंस बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड। और जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वैल्यू भी बराबर होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड बराबर, और ये हमेशा बराबर हो। अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है तो पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के मोशन में आपको तो पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू बराबर होंगे, और आप ऊपर का फॉर्मूला लगा दो तो आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। और आप कह सकते हैं इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड तो ये हमेशा बराबर होते ही हैं, चाहे पाथ स्ट्रेट लाइन हो या पाथ कर्व। इस स्ट्रेट लाइन में ये दोनों भी बराबर, इन ऑल दी केसेस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मोशन पर डिपेंड करेगा कि मोशन कैसा है, कर्व है कि स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मोशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे मैग्नीट्यूड। और तीसरी बात आप यहाँ ये कह सकते हो, स्पीड अगर हम सिर्फ लिखे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
स्पीड क्या है? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या आप कह सकते हो और स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड में डायरेक्शन लगा दो, विल कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड में डायरेक्शन लगा दो तो वो वेलोसिटी कहते हैं। मतलब कौन वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तान्या, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट है 9, एवरेज एक्सेलरेशन। Average acceleration. It is defined as the ratio of change in velocity to the time taken, total time taken. एवरेज वेलोसिटी अगर कभी निकालनी हो तो आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी होगी, और जो भी टाइम आपको दिया हुआ है उस टाइम में जो वेलोसिटी चेंज हुआ, टाइम टेकन या टाइम इंटरवल कुछ भी, दोनों एक ही है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? डेल्टा भी, टाइम इंटरवल मान लेते हैं डेल्टा टी। डेल्टा वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हम सिखाए हैं ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डेल्टा। You can find the average velocity, average acceleration by using this formula. याद रखिए, इकलौता फॉर्मूला है। अदरवाइज आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते। इंटीग्रेशन ए डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी। A is the instantaneous acceleration. Next है instantaneous acceleration. इसको हम सिंपली एक्सेलरेशन भी कहते हैं। It is defined as the rate of change of velocity with respect to time. That is instantaneous acceleration. dv dv by dt. Okay.
एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। हम्म, बोलो बोलो फिर से। तब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ओके चेंज इन और वेलोसिटी सर। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ओके चेंज इन वेलोसिटी सर। ओके। निवेशा, कुछ कुछ बोलो। सर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सर चेंज इन वेलोसिटी। यस, देखो वेदांग, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तुम कैसे बोल दिए? सर वो या पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है। नहीं, सामने देखो ना, वहां कहाँ जा रहे हो? परिभाषा यहाँ पड़ा हुआ है, तुम वहां घूम रहे हो। कहीं से भी आओगे तो रिजल्ट एक ही हाथ आएगा ना। तुम पोजीशन से आओ, डिस्प्लेसमेंट से आओ, वेलोसिटी से आओ, सब जगह आप वहीं पहुंचोगे। तो सामने में स्पष्ट है, तो यहां से देख लो ना, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी along the direction of change in velocity. Change in velocity. याद रखिए, वेलोसिटी के नॉट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नॉट along the direction of velocity. कंफ्यूजन में नहीं रखिए, ठीक है तान्या? यस सर। ये दोनों के लिए है, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दोनों के लिए। दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी का क्या हो? डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या हो? डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के पास जाओ और देख लो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ना, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी along the direction of displacement. आप डिस्प्लेसमेंट पता लगा लो, जो डायरेक्शन आएगा वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। आप डायरेक्शन ऑफ, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो? डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी will be along the tangential direction of path moving of the particle. The path moving by particle. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखो, यहाँ अभी बताया ना, इस छोटा सा समय को साथ में, तो छोटा सा समय लेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, तो हम यहाँ अलग से बताते हैं। कोई भी मोशन ले लीजिए, कैसा भी मोशन है, अगर पार्टिकल ए से ये रास्ता लेते हुए जा रहा है, इसी पाथ में वो पार्टिकल चलते हुए यहां जा रहा है। एक छोटा सा हम अगर इंस्टेंट कंसीडर करें, इंस्टेंट
छोटा सा इंस्टेंट, यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल है डी के, ये तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। और आप इसी डायरेक्शन में टेंजेंट डाल दो, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। टेंजेंट जो भी पाथ उसका मोशन में है, वहां आप एक जिस क्षण का भी पूछा जा रहा है, आप वहां एक टेंजेंट डाल दीजिए। टेंजेंट का डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। एक मिनट हम तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो गया, एवरेज वेलोसिटी का हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हो गया। स्पीड में तो डायरेक्शन होता ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आप जान गए। आइए हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसी में ले लेके छोड़ो उसको। एक हम मोशन ले लेते हैं, एक पार्टिकल का मोशन ले लेते हैं। एक पार्टिकल यहां से चला, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, और वो इस तरह का पाथ लेते हुए, इस तरह का पाथ लेते हुए वो ऐसे जा रहा है। दिस इज द एक्चुअल पाथ, दिस इज द एक्चुअल पाथ। स्टार्ट कहां से हुआ? स्टार्ट हुआ वो इस पोजीशन से। इसके पोजीशन को हम दर्शाने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने के लिए आप सीखिए। दिस इज एक्स वाई एक्सिस सिस्टम। पार्टिकल t बराबर 0 समय से ए पोजीशन से चलना शुरू किया और इस तरह से चलता जा रहा है। और आपको यहाँ पर का अलग अलग जगह पर का
कोऑर्डिनेट्स दिया है। कोऑर्डिनेट्स आप यहां से निकाल सकते हो। ये कोऑर्डिनेट जो है 5 है, 5 मीटर। ये है 10 मीटर। ये है 17 मीटर। वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ 5 मीटर। ये है 7 मीटर या 8 मीटर, 6 मीटर। ये हो गया आपका 10 मीटर। एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ, दिस इज द पाथ। आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान से सुनिए। हमने एक सिचुएशन सजाया, पाथ में अलग अलग पोजीशन पे वो कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, इसका मैंने लोकेशन दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पाथ at which the direction of average velocity, है ना, average velocity starting from rest, starting from initial, and direction of instantaneous velocity be same. आप एक ऐसा हमें कोऑर्डिनेट्स पूरे पाथ में बताओ, जिस कोऑर्डिनेट पे, जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम। इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका ले लिया, इसका भी ले लिया और इसका भी दिया हुआ, दैट इज 6 मीटर। 6 मीटर। चलो भाई, दिमाग लगाओ। कॉन्सेप्ट यही है जो आपको अभी मैंने लिखा है, यही कॉन्सेप्ट। किसकी डायरेक्शन किधर होगी, दैट इज द कॉन्सेप्ट। इससे ज्यादा आपको नहीं यूज करना। एक जानकारी रखना और उस जानकारी का यूज करना दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो जानकारी होना मस्ट है, बिना उसके तो कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन आपकी गाड़ी बहुत तेज फर्राटेदार तभी चलेंगी जब आप उसको यूज करेंगे। चलो, एक एक करके पूछो। अन्वेषा, क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है? सर अभी नहीं सर। तान्या, निकाल रही हूँ सर। वेदांत, सर ट्राई कर रहा हूँ।
बहुत ही माइन्यूटली समझिए, ये फिजिक्स है, दो चार फॉर्मूला रखने से काम नहीं चलता। सर 10 मीटर 5 मीटर पोजीशन पे। 10 मीटर 5 मीटर, Yes. 10 मीटर 5 मीटर, ये कोऑर्डिनेट। सबको एक बार दिमाग में फिर रखो, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, जो भी पाथ वो लेकर चल रहा है। प्रिंस, यस सर। सोचो सोचो सोचो। सर 10 और 17 से हल्का पहले, जहाँ पे वो सर टॉप मोस्ट पॉइंट पर है। पाथ की कोऑर्डिनेट बतानी है ना बता। पाथ की कोऑर्डिनेट या तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। बहुत सारे पाथ तो मैंने लोकेट किया हुआ है, और भी हम लोकेट कर सकते। आइनेस, आपके पास कुछ जवाब आया? नहीं सर, अभी बस ट्राई कर रहा हूँ। तान्या, कुछ जवाब है? सर 10 और 5 ही लग रहा है। 10 और 5 ये बात। अनन्या, कुछ जवाब आया बेटा? सर एक तो 10 और 5 लग रहा है और एक 6 लग रहा। 10 और 5, 6 और 6। दोनों में कंफ्यूजन काइंड। चलो 10 एंड 5 को चेक करो। 10 और 5 को चेक करो। सबसे पहले बताओ, ये 10 मीटर की जो पोजीशन है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो टेंजेंट ड्रॉ करें। आगे को। यस। This is the tangent direction. This is the instantaneous velocity direction. ये किसकी डायरेक्शन है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन। और उसी पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट लेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आई एम सॉरी, एवरेज वेलोसिटी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ एवरेज वेलोसिटी का, बिकॉज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। क्या ये दोनों का डायरेक्शन एक लग रहा है आप दोनों? अन्वेषा? सर नहीं। नहीं ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये गया ग्रीन वाली, और एवरेज वेलोसिटी ये गया रेड वाली। चलो चेक करो। 6 यहाँ पे तो होगा सर। अन्वेषा ने बताया, नहीं अन्वेषा ने नहीं बताया, वो अनन्या ने बताया। तो चेक करो, यहां पर 6 के पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ये डायरेक्शन बनेगी, द टेंजेंट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बनी टेंजेंशियल। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन।
और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये बनेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई, ये वाली डायरेक्शन हुई डिस्प्लेसमेंट। तो ये हुआ डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी। क्या लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है? नहीं सर। ऐसे ढूंढना पड़ेगा। चलो हम एक पॉइंट ये लेते हैं, यहां पर एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो क्या आ रहा है, इस जगह पर ये कुछ आ रहा नहीं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट। और उसी जगह पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यस सर। ऑलमोस्ट वही टेंजेंट आए। यस सर। दिस इज द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कहाँ मिला आपको अपना जगह? आई थिंक x का 17 और y का 6। तो कोऑर्डिनेट कौन सा आया जी? कोऑर्डिनेट इज 17 मीटर और 6। दिस इज द आंसर। दिस इज नॉट ए वेरी क्या बोलते हैं, टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है या बहुत ज्यादा ये नहीं है, लेकिन बस आपको जो सीखे हैं ना उसको अच्छे से लगाना है, अंदाज से कुछ नहीं बोलना। हाइनेस, इज दैट क्लियर? यस सर। कैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, कैसे हम एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। और आपके सामने एकमात्र कॉन्सेप्ट है जो यहाँ मैंने दिया, ज्यादा इधर उधर करेंगे तो गड़बड़। ओके देन, ये हम लोगों की शायद सारे फंडामेंटल क्वांटिटी, सारे जो टर्म्स हैं वो फिनिश्ड हो गए। और याद रखिए फिजिक्स में सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेशन, परिभाषा, जो आप आज सीखे हो। आज के बाद से कभी भी पूरी फिजिक्स में कहीं भी एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़े तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम ही ढूंढेंगे। एवरेज डिस्टेंस निकालनी पड़े, एवरेज स्पीड निकालनी पड़े तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही करेंगे। अब आप इस टोटल डिस्टेंस को जैसे भी निकालो, टोटल टाइम को तुम जैसे भी फाइंड आउट करो, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू। आज के बाद से कभी भी एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी पड़े, द ओनली वन फॉर्मूला विल बी यूज्ड, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस निकालनी पड़े तो वेलोसिटी को पकड़ कर डिफरेंशिएट करना, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप उसको कैलकुलेट करो। समझ में आया? ठीक है जी, चलो फिर तो आज हम लोग यहीं रखेंगे। अगले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमें याद दिलाइएगा, सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, व्हाट इज द वे, कैसे हम रास्ते तैयार करेंगे ताकि हम डायरेक्ट डायरेक्शन में मूव कर सकें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आई विल गिव यू 4 स्टेप्स हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स थ्रू आउट फिजिक्स, चाहे वो मैकेनिक्स करें, हीट करें, लाइट करें, साउंड करें, मॉडर्न करें, मैग्नेटिज्म पढ़ें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ें, पूरी इंटायर फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जो हम आपको रास्ता देंगे, वही रास्ते आप थ्रू आउट फिजिक्स में यूज करें। चाहे वो फिजिक्स जेई का हो, चाहे वो प्रॉब्लम आईआईटी एडवांस का हो, चाहे वो प्रॉब्लम नीट का हो, चाहे वो कोई भी मार्केट के बुक का हो, आप हर एक प्रॉब्लम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे
और 99.9% चांस होगा कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, सो मैं उसको अगले क्लास में सबसे पहले क्लास के साथ शेयर करूंगा, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। सो डन, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.